नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ, हम सबने देखा, उसको सुना, और इस अटैक के साथ ही ये सवाल भी शुरू हो गया कि जब भी ट्रंप साहब मुश्किल में होते हैं तब उनके ऊपर हमला क्यों हो जाता है। जब वो चुनाव हारने लग जाते हैं तब हमला हो जाता है, जब उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार गिरने लग जाती है तब उनके ऊपर हमला हो जाता है। और ये ट्रंप साहब जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं एक इंटरव्यू में, जिस तरीके से वो रिपोर्टर से लड़ते हुए देखे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस सवाल में दम भी दिखने लगा है। अब ट्रंप साहब इंटरव्यू में अपने रेपिस्ट न होने की बात कह रहे हैं, एप्स्टीन का जिक्र कर रहे हैं। परिस्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही हैं। मैं उस इंटरव्यू का एक बहुत छोटा अंश अपने दर्शकों के लिए सुनवा दे रहा हूं, फिर सवाल लेके आपके पास आता हूं। सुनाइए जरा। Stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he also wrote this, "I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes." What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, and these I was are never, the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. The other thing that he wrote in You're the disgraceful. सर, ये ट्रंप साहब है। अब ये इनका रवैया क्या वास्तव में ये इस हमले के पीछे जो मंशा जताई जा रही है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें दम है? और क्या इस रवैये से दिख रहा है ये सारी चीजें जो कह रहे हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अमेरिका जैसा देश, ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, सीक्रेट सर्विस का इतना भारी जमावड़ा, उसके बाद उस तरह का घटनाक्रम, किन परिस्थितियों में और क्या, और जो हमलावर था कथित तौर पर उसको किसी और फ्लोर से अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, ना कि उस फ्लोर से जहां पर के ट्रंप थे। 7 गोली चलने की बात आई, सारी आई। तो ये अब अमेरिका के अंदर ये बड़ी बात बिल्कुल साफ है कि ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग था, ये स्टेज मैनेज था, और ट्रंप को जो जितनी भी आपदाएं उसके ऊपर चल रही हैं उन सबसे मुक्ति दिलाने का ऑपरेशन था। उस पर बाद में आएंगे हम, पहले इस इंटरव्यू पे आते हैं क्योंकि ये हमारी साथी पत्रकार से जुड़ा हुआ एक मामला है। किस तरीके से सनकी ट्रंप एक महिला पत्रकार पर उस बात पर भड़क गया जो उन्होंने कहा ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को जरा हिंदी में बता दूं दर्शकों को, क्योंकि कई बार ये जो डायलेक्ट और इनको समझने में दिक्कत आती है। ये प्रोग्राम था अमेरिकन टीवी पे 60 मिनट्स, और लाइव प्रसारण में ट्रंप की हालत देखी। सनकी तो वो ऑलरेडी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है, और वो कैसे अपना आपा खो बैठता है ये आपके सामने है। जो महिला पत्रकार सामने थी उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो हमलावर था उसने कथित तौर पर आपके कुछ कैबिनेट मंत्रियों को निशाना बनाने की उसने बात कही, और जो उसने नोट लिखा अपने परिवारजनों को इस हमले से 10 मिनट पहले, उसमें उसने लिखा कि ये इस तरह के व्यक्ति को मैं नहीं चाहता कि वो इस देश का नेतृत्व करे। तो ट्रंप का नाम महिला पत्रकार ने नहीं लिया। ठीक, अब आप सुनिए, महिला पत्रकार ने केवल वो जो नोट था हमलावर का वो पढ़ा, उसमें ट्रंप का नाम नहीं बोला उसने। और ये क्या चिल्ला रहा है कि मैं बाल शोषण करने वाला नहीं हूं, मैं रेपिस्ट नहीं हूं, तुम शर्मनाक हो, यू आर ए डिसग्रेस। बेसिकली रिपोर्टर जो थी उसने क्या पढ़ा? जो उसका मैनिफेस्टो था, जो उसने परिवारों को मैसेज भेजा, उसका एक अंश पढ़ा था केवल, और ट्रंप जो है भड़क उठे। उसने तो ट्रंप का नाम लिया ही नहीं। लेकिन असली बात क्या है, जब रिपोर्टर ने ये कभी कहा ही नहीं कि हमलावर ट्रंप थे बच्चों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर, या वो ट्रंप ने खुद कहा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्रंप किस, एप्स्टीन का नाम भी उसने खुद ही लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके मन के अंदर चोर होता है वो इस तरह की चीजों पे इस तरीके का वायलेंट रिएक्शन करता है। एक महिला पत्रकार है, उसके चेहरे पे आपको कहीं कोई ऑफेंसिव पोस्चर दिख रहा है, वो तथ्यों पर सवाल पूछ रही है कि साहब वो जो हमलावर था
उसने आपके कैबिनेट के कुछ साथियों को टारगेट करने की बात कही है, प्लस ये चीजें कही हैं, आगे वो चुप होगी। और उसके चुप होते ही फिर जिस तरीके का अटैक ट्रंप ने किया कि मैं ये नहीं हूं, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर ऐसा कौन सा आरोप नहीं है एप्स्टीन फाइलों के अंदर जिसको ये कह रहा है कि आई एम बीन एक्सोनरेटेड। किसने एक्सोनरेट किया इसको बताइए, आप मुझे नाम बताइए उस अदालत का। जब ये एप्स्टीन का पूरा पीक पे चल रहा था सारा मामला, तब आपको ध्यान होगा एयरफोर्स वन के अंदर उसने एक बाइट में ये कहा कि आई हैव बीन ऑलरेडी एक्सोनरेटेड। ठीक, एक्सोनरेट हो गया, किसने किया बताओ। और जब राष्ट्रपति चुने जाने और शपथ लेने के बीच का समय था, आपको ध्यान होगा अमेरिका की अदालत ने उसको दोषी ठहराया, सजा देने से मना कर दिया, सिंस ही वाज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट। दैट्स इट। तो ये अपनी तरफ से किस तरीके का दावा किस भाषा के अंदर कर रहा है, वो भी एक महिला पत्रकार के सामने, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और जो ये हमले का पूरा मामला है जिसका आपने जिक्र किया, ये बेसिकली एक बहुत ही भयावह वास्तविकता है जो अमेरिका के अंदर अब सामने आने लगी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा क्या हो रहा है वहां पे। वहां के एक प्रमुख राजनेता है जॉर्ज गैलोवे, उसने जो है ट्रंप के ऊपर जो ट्रंप के कार्यक्रम में जो होटल में गोलीबारियां हुई, उसमें जबरदस्त विसंगतियों की ओर इशारा किया है। वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि कथित हमलावर के शरीर पर गोली के कोई निशान थे ही नहीं, खून ही नहीं मिला, और वो पूरी तरीके से अलग मंजिल पर था। समझिएगा बात को। फिर गोली किसने चलाई? अगर वो दूसरी मंजिल पे था तो गोली किसने चलाई? मेरा दूसरा सवाल उसके अंदर, क्योंकि हमने भी बहुत लंबे समय तक क्राइम भी रिपोर्ट किया और भी सारी चीजें की। पहली बात तो जिस ट्रंप के जहां पर ट्रंप कार्यक्रम होते हैं, आपको लगता है सीक्रेट सर्विस उसके आसपास कोई इतने भारी भरकम हैंड गन और मशीन गन और ये सारे चाकू वाकू लेकर के किसी को उस होटल के अंदर आसपास होने देगी? या पूरा कंप्लीट सैनिटाइजेशन होगा? पहली बात। ठीक, और उसके अगर वो भी है तो 7 गोलियां कैसे चला पाया वो? ये सबसे बड़ी बात है। असली बात यह है राम प्रकाश जी कि वाशिंगटन में जो आधिकारिक जो कहानी आ रही है, वो अपने ही तथ्यों के ऊपर कहीं ना कहीं दराइशाही होती दिख रही। कई बार आपने देखा होगा ना, पुलिस का सीआईए स्टाफ किसी घटना को लेकर के कहानियां सुनाते हैं और सब करते हैं, तो उसमें जो है कई तरह की विसंगतियां रह जाती है जल्दबाजी में जब आप करते हैं। और वो चीज इस मामले में भी आपको साफ दिखाई दे रही है। अब जब आप उस हमलावर के बारे में बात करेंगे तो आपको जान करके अचंभा होगा कि वो व्यक्ति था कौन। कोई ऐसे ही व्यक्ति नहीं था, वो एक पुरस्कार विजेता शिक्षक है और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट है वो। और ट्रंप प्रशासन जो भी बातें कह रहा है वो उन बातों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जो हमलावर के बारे में बता पा रहे हैं पूरे तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन देने में विफल रहे हैं। और बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर उसकी ट्रंप की सुरक्षा को, सीक्रेट सर्विस को, इतने बड़े तामझाम को कैसे वायलेट कर गया, कैसे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को मतलब भेद गया, ये तो अपने आप में सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक, और जो अंदर का घटनाक्रम है वो और भी इंटरेस्टिंग है। सारी चीज चल रही है, फायरिंग की आवाज आ रही है, और जो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस है वो पहले किसको निकालती है वहां से? आपने देखा वो सीन? पहले जेडी वेंस को निकालती है, उसके बाद ट्रंप को निकालती है, ट्रंप और मेलानिया को निकालती है। ट्रंप 2 कदम चलते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं, और उनको लिटरली घसीट करके उनको आगे ले जाया जाता है। और जब इसी इंटरव्यू के अंदर जब उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट ने, तो वो क्या शेखी बगा रहे, एक बार वो भी दिखा दीजिए, जो मैंने दूसरा वीडियो भेजा है, एक बार वो दिखा दीजिएगा, आपको पता लगेगा। सुना दीजिए। Right. Within seconds, grabbing the vice president by his coat, lifting him up, bringing him out. Then the counter assault comes in. Took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic. At one point, you were down. What was happening? Well, what happened is it was a little bit me. I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for him. I wanted to see what was going on. And by that time, we started to realize maybe it was a bad problem, different kind of a problem, bad one, and different than what would be normal noise from a ballroom, which you hear all the time. And I was surrounded by great people, and I probably made them act a little bit more slowly. I said, wait a minute, let me see, wait a minute. So, you know, I'm telling guys. Just at that moment where it looks like you go sort of down with the service, you were telling them to wait? Well, no, what happened is then I started walking with them. I started walking, and they said, please go down on the floor. So I went down, and First Lady went down also, but we were asked to go down by the agents
as I was walking. In other words, They I was, wanted you almost to I crawl was out. standing up, pretty much. I was standing up and then turned around the opposite direction and started pretty much walking out, pretty tall, a little bent over because I'm not looking to be standing too tall. And, but I was walking out. It was pretty, about halfway there, and they said, please go down to the floor, please go down to the floor. So I dropped to the floor, so did the First Lady. जी अब आप बताइए, जो गिर गया है उसकी भी शेखी बगा रहे हैं कि मैं पहले तो ये देख रहा था कि घटना की सीवियरिटी क्या है। अरे भले आदमी, जेडी वेंस को आपकी सिक्योरिटी सर्विस उसको घसीट करके ले गई है, उसके बाद कह रहा है, खुद ही बता रहा है, इसकी नरेशन भी गजब है। इसने जब सीक्रेट सर्विस इसको उठाने लगी तो कहा कि वेट ए मिनट, वो स्थिति की भयावहता को नहीं समझ रहा था। और जब सीक्रेट सर्विस ने इनको और फर्स्ट लेडी को उठाया, आपने वो वीडियो देखे होंगे, मैंने एक और वीडियो भेजा है, उसको दिखा दीजिएगा, उसमें बाकायदा पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, जब ये चलता है गिरता है वो सारी चीजें हैं, वो भी मैंने भेजा अलग से। And I probably made them act a little bit more slow. I said, wait a minute, let me see, wait a minute. So, I'm telling guys. Just at that moment where it looks like you go sort of down with the service, Well, you were they telling asked them to me- wait? Well, no, what happened is then I started walking with them. I started walking, and they said, please go down on the floor. So I went down, and First Lady went down also, but we were asked to go down by the agents as I was walking. In other words, They I was, wanted you almost to I crawl was out. standing up, pretty much. I was standing up and then turned around the opposite direction and started pretty much walking out, pretty tall, a little bent over because I'm not looking to be standing too tall. And, but I was walking out. It was pretty, about halfway there, and they said, please go down to the floor, please go down to the floor. So I dropped to the floor, so did the First Lady. तो जब उस पे चलने लगे, 2 ही कदम चले थे, ये बुरे तरीके से गिरा और इसको लिटरली घसीटते हुए सीक्रेट सर्विस के लोग इनको सिक्योरिटी वो खींचते हुए आगे लेकर के गए। और अब ये एक बात क्या कह रहा है कि मैं झुका नहीं था, मुझे उन्होंने कहा कि झुको थोड़ा सा। हकीकत ये थी कि ये गिरे थे, लेकिन इनको ये मानने में भी कोई दिक्कत है कि वो गिरे नहीं थे। बेसिकली इस व्यक्ति का जो अहंकार है नाजुक है बहुत, और वो पूरे तरीके से इस बात जो इसने एक्सप्लेनेशन दी है वो चकनाचूर हो जाता है कि जो चीज जिसका एक एक फ्रेम सारी दुनिया के पास है उसको भी ये किस तरीके से ब्रैगिंग करने में यूज कर रहा है कि नहीं मैं हमने हमें कहा था और हम लेट गए और फिर ये था और फर्स्ट लेडी डिड इट वेरी नाइसली। तो बेसिकली जो अपनी वो है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के भी रीजन है, मानसिक तौर पर तो आपको पता ही है जिस तरह की परिस्थितियां इसकी है, सुबह से शाम तक एक मिनट एक घंटे में 30 ट्वीट कर देता है, पता नहीं क्या करता है। तो ओवरऑल जो इसकी परिस्थितियां है और जो ये घटनाक्रम हुआ है हमले वाला, ये अपने आप में बहुत तरह की चीजों को जोड़ रहा है। और गजब देखिएगा, जैसे ही वो खत्म करके ये सारा दोबारा ये मामला हुआ कि भाई नहीं कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, 10 मिनट बाद ये व्यक्ति वहां पे आता है और उसके बाद कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉलरूम व्हाइट हाउस के अंदर बनना चाहिए। आपको पता है ना, अमेरिकन कोर्ट के अंदर कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, स्टे कर दिया है बॉलरूम बनाने को लेकर। उसके बावजूद ये व्यक्ति पहला अवसर अल्टीमेटली उस पे आ रहा है कि बॉलरूम बनाया जाना चाहिए। यानी कि इस हमले के पीछे का जो पर्पस आपको समझ में आता है उसके बारे में मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले ये करता है और आज सुबह जब से उठा है, आज सुबह से जो पहला ट्वीट किया वो भी यही किया कि किस तरीके से बॉलरूम बनना चाहिए। वो ट्वीट भी दिखा दीजिएगा और एक वो छोटी सी बाइट है 15-20 सेकंड की जिसमें दोनों उसके पीछे वो काश पटेल खड़े हैं दूसरी तरफ, वो सारा बता रहा है कि बॉलरूम क्यों बनना चाहिए। And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. ये कमाल देखिए आप कि अमेरिका के राष्ट्रपति को और कोई काम नहीं बचा है, उसकी जो अपनी सनक है सुरक्षा के नाम पर, जिसके लिए उसने अरबों डॉलर भी इकट्ठे कर लिए हैं, केवल और केवल वो बनना चाहिए। और चूंकि कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया तो अब ये बहाना ट्वीटबाजी वहीं पे। और अब तो आपको जानकर हैरानी होगी, जो नए वर्किंग अटॉर्नी जनरल आए हैं
उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि वो ला सूट वापस ले लिया जाना चाहिए, जिसके कारण इन पे स्टे किया गया है बालरूट के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति है, एक गंभीर घटना, वो जिस भी रूप में थी, चाहे वो खुद करवाई या वो हुई, उसकी प्रॉपर जांच होने से पहले उस पर टीका टिप्पणी, वो सारी चीजें, और उसकी आड़ में क्या क्या ट्रंप प्रशासन कर रहा है, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है राम प्रकाश जी। यानी ये जो सवाल है, जो जो पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर हमले तभी क्यों होते हैं जब आप मुश्किल में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को हम नजर डालें इस पर, तो वो सच साबित होता हुआ स्वतः दिखाई देने लग जा रहा है। और जो ये पूरी एक्टिविटीज हैं, क्या वो सब कुछ इसको साबित कर रही हैं? एक और चीज है सर, जिस तरीके से रिएक्शंस आए, नेतन्याहू जो बात कह रहे हैं, नेतन्याहू की भी एक बहुत छोटी सी क्लिप है, मैं वो भी दर्शकों को सुनवा देता हूं, जिस तरीके से नेतन्याहू जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जरा सुनाइए। לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. וזה כולל לא רק את ארצות הברית, זה כולל קודם כל את מדינת ישראל בתוכנו. तो सर, नेतन्याहू जी ज्ञान दे रहे हैं, और हालांकि भाषा हो सकता है बहुत लोगों को क्या, ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, और बता भी दीजिएगा आप कि सर, जो नेतन्याहू ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बड़े इस समय जो है वो अपराधी के तौर पर इस दुनिया में वो खुद सामने है, दुनिया उनको उसी अपराधी के रूप में देख रही है, युद्ध अपराधी के रूप में, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के रूप में। ये सारी चीजें जो चर्चा चल रही है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। जब इस रूप में वो देखे जा रहे हैं और दुनिया में वो कह रहे हैं कि हिंसा की, ये माफ कीजिएगा, हिंसा की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही हमने और भी कई देशों के प्रमुखों के रिएक्शन देखे जिसमें लिखा गया कि इस दुनिया में हिंसा की जगह नहीं है, जबकि नेतन्याहू का विरोध किसी ने नहीं किया इस ईरान के ऊपर हमले से लेकर के और अभी तक के तमाम घटनाक्रमों में। राम प्रकाश जी, समकालीन दुनिया की त्रासदी यही है कि इस तरीके के लोग सत्ता में हैं, कई देशों के अंदर है। सही कहा आपने, एक आध देश में। वो आपने एक कहावत सुनी होगी अपने यहाँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या ट्रंप और क्या कह रहे थे एग्जैक्ट में, इनका वो बताता हूं आपको। ट्रंप और उनकी पत्नी की हत्या के बार बार प्रयासों के बारे में सुनकर मैं और मेरी पत्नी स्तब्ध रह गए। किसी के भी खिलाफ हिंसा की कोई जगह नहीं है। बेसिकली दुनिया को नेतन्याहू हिंसा के बारे में उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड, उनके देश का रिकॉर्ड, नरसंहार और मुकदमे का मतलब जो परिस्थिति है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी उनके बारे में जिस तरीके की वारंट जारी कर रखा, बहुत सारे देशों में वो जा भी नहीं सकते, पैर भी नहीं रख सकते, जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने गजा के अंदर सरेआम रक्तपात किया सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए, हमास के नाम पर, वो छोटे छोटे बच्चे, वो पीड़ित बुजुर्ग, वो महिलाएं, वो खाने के पीछे दौड़ते हुए बीमार, हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स, किसी को बख्शा इसने। लगभग 90,000 के आसपास का आंकड़ा है जो इस व्यक्ति ने मार डाला हमास के आड़ में। ईरान के अंदर देख लीजिए, हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के अंदर जो ये व्यक्ति आज से नहीं लगातार कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जब शांति और अहिंसा का भाषण दे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये दोगली दुनिया का एक नया चेहरा है, विभत्स चेहरा है। मतलब ट्रंप भी इससे पीछे नहीं है, वो भी इतना ही जाहिलाना काम सारे के सारे दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, अब इसके नेतन्याहू की हर गलत और ठीक चीज के अंदर उसका साथ देना। कुल मिलाकर के जो पूरी परिस्थितियां हैं वो ये दिखा रही कि दुनिया के अंदर किस तरह के लोग, जो धनपशु, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, उनके पैसे की कीमत पर किस तरीके से सत्ता हथिया करके और पूरी दुनिया को एक खास रंग में रंगने की फिराक में, किस तरीके से नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के नाम पर अपने देश को बेवकूफ बना रहा है, किस तरीके से उसके खिलाफ इजराइल की सड़कों पे पिछले 2 दिन में आपने देखा होंगे लाखों लाख लोग तेल अवीव से लेकर यरूशलेम से लेकर के तमाम जगह प्रदर्शन हुए, जिस तरीके के नारे उनके खिलाफ लिखे, इसको बर्खास्त करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसको जेल में डालो, भ्रष्टाचार के आरोप आपको पता है। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इन्होंने आग्रह किया था नेतन्याहू ने कि मेरे खिलाफ जो भ्रष्टाचार और फ्रॉड के केस हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उसको क्लीमेंसी पिटीशन बोलते हैं, उसको भी जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। ऐसा व्यक्ति जब शांति की बात करता है तो आप कल्पना कीजिए कि वो कितना दोगला होगा, हिपोक्रेसी की क्या सीमा है। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है ये वास्तव में हम सबको चिंतित करती है कि ये कैसे लोग हैं
जब इनको हमला करना था, आप ये बताइए ना, ईरान पे किस बात पे हमला किया? वो तो बातचीत कर रहे थे। किसने हमला किया? ट्रंप को हमले के लिए किसने मनाया? ये आदमी कब से अमेरिका के 3 पिछले राष्ट्रपतियों के पीछे पड़ा हुआ था कि ईरान पे हमला करना चाहिए? क्योंकि वो कंप्रोमाइज नहीं थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ट्रंप एप्स्टीन के कारण कंप्लीटली कंप्रोमाइज थे, ये इसलिए उसकी बातों में आ गया। ना उसने अपने सीआईए से पूछा, ना उसने पेंटागन से पूछा, ना सेंट्रल कमांड से पूछा, अकेला युद्ध में चल पड़ा। अब उस युद्ध से भागता फिर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस हार्मूज को खुलवाने गया था, अब उसी पे ब्लॉकेड करके बैठा है। तो जो भी इसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, पहली बार तो अमेरिका कोई था नहीं, अमेरिका का एक ही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि जो नेतन्याहू कह रहा है वो करो। ऐसे कभी कोई युद्ध होता देखा है क्या आपने? कोई छोटे मोटे बहानेबाजी होती है, कोई ना कोई कहते रिजीम चेंज, वो हमने कर ही दिया, फिर रिजीम चेंज कर दिया तो फिर युद्ध खत्म करो, इफ दैट बी द केस। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे इन जैसे ही कुछ 2-4 लोग और हो, उन सब के रह देते हुए दुनिया पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित दिखाई देती है और उनकी बातों के अंदर कोई वेट दिखाई नहीं देता। आज दुर्भाग्य किस बात का है, पूरी दुनिया में एक भी नेता राम प्रकाश जी ऐसा नहीं है जिसकी एक नैतिक, जिसका बोझ होता है ना एक सब पे कि ये कोई बात कहेंगे तो सब मानेंगे या सब उसकी बात सुनेंगे। आज दुनिया में ऐसा एक भी नेता नहीं, और उसी का खामियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। ये सारे के सारे जो पूंजी प्रायोजित धनपशुओं के जो प्रतीक हैं, वो तमाम देशों की सत्ता में बैठे हुए हैं। उसके कारण मानवता के साथ ये सब हो रहा है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ना यूएन बचा, ना कोई और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स कमीशन और पता नहीं कुछ भी नहीं बचा। ये जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वो करते हैं। ना इनको युद्ध अपराध की चिंता है। छोटी छोटी बच्चियां 5-5, 7-7 साल की 168 बच्चियां किस तरीके से वहां पे हमला करके ईरान के स्कूल पे, और उसके बाद ट्रंप पूरी बेशर्मी के साथ सरेआम कैमरे पे कितनी बार झूठ बोला। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो जिनका नैतिक चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, जिनकी जुबान का कोई दम नहीं है, वही लोग आज सत्ता पे काबिज हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। सर, ये जो फॉर्मूला है, जो है आतंकी हमला करवा देना, युद्ध शुरू कर देना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, खुद पर अटैक करा देना, जो है ये फॉर्मूला क्या बहुत घिसा पिटा सा नहीं हो चुका है? जिस तरीके, अगर ये सच्चाई है जो जैसा आरोप ट्रंप के ऊपर लग रहा है, दुनिया के और भी कई देशों में हमने ये सिनेरियोज देखे हैं जहां पर इलेक्शंस के समय पर, इलेक्शन के कुछ पहले या किसी बड़े मामले में फंसे होने पर इन सारी हथकंडों को अपनाया जाता है। लेकिन क्या अब इसके अलावा कुछ नया ट्राई नहीं होना चाहिए जब परिस्थितियां इस तरीके से हो जाए तो? और ये जो स्वीकार्य चीजें हैं सर, सवाल कहीं और था, जवाब कहीं और से आ रहा है। ऐसे ही हमने देखा कि जब संधि की बात चल रही थी, एकदम से जो है ट्रंप की पत्नी, फर्स्ट महिला आती हैं सामने और वो एप्स्टीन से, अपने संबंधों से इनकार कर देती हैं। आज उनके ऊपर अटैक की बात चल रही है, वहां वो रेपिस्ट होने की बात कर रहे हैं, एप्स्टीन का जिक्र कर रहे हैं। क्या इन सारी चीजों को स्वीकारोक्ति से जोड़ करके देखा जाए या उस डर से जोड़ करके देखा जाए जो तलवार के रूप में लटक रहा है, कभी भी उसका असर हो सकता है? देखिए राम प्रकाश जी, एक बात हम सबको माननी पड़ेगी। युद्ध जीतने के लिए ट्रंप ने जिस तरह की नौटंकी की थी, वो फायर वाली, जो उसके ऊपर एक बुलेट फायर हुआ था, हालांकि बहुत रिस्की था वो, क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर निशाने में थोड़ा बहुत ऊक चूक हो जाती तो उनको कनपट्टी में भी लग के और वो वहीं पर निपट भी सकते थे। लेकिन उस प्रयोग के सफल होने के बाद राष्ट्रपति तो चुने गए, इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट। उसके बाद जिन जिन परिस्थितियों को ट्रंप ने क्रिएट किया है, चाहे वो अमेरिका के अंदर, चाहे वो ईरान के अंदर, चाहे इजराइल के साथ संबंधों को लेकर के, अमेरिका में उसकी घटती लोकप्रियता जो कि बिल्कुल अब धरातल में जा चुकी है, और ऐसी तमाम चीजें, बढ़ती महंगाई, घटता रोजगार, पेट्रोल उसकी कीमतें, गैसोलीन की जो वहां पर परिस्थितियां हैं, वो सारी की सारी। अच्छा, फिर ईरान में क्यों गए आप? उसके पास इनमें से ना तो किसी चीज का कोई जवाब है और ना इनमें से किसी भी मुद्दे का उनके पास कोई सॉल्यूशन है। तो वैसी परिस्थिति में आप, वो आदमी क्या करेंगे? ऐसे मौके पर नई स्क्रिप्ट लिखना, जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट घिसी पिटी हो गई, नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए तो आपके पास बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव आदमी चाहिए। यू हैव टू हैव पॉजिटिव आउटलुक। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप जिंदगी में कभी पॉजिटिव हो सकता है? या इन तमाम देशों के जो शासक है, जिनका हमने जिक्र किया इशारों में, क्या कभी भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं? क्या कोई उनका विजन कभी भी रहा है? जवाब है ना। तो फिर वो अपने जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो, प्लस उनकी जो भक्त मंडली है वो, उन सब के जरिए एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नई स्क्रिप्ट की ना तो उनके पास गुंजाइश है ना और। जिसने हमला किया था चुनाव से पहले, आज उसका केस किस परिस्थिति में, कहीं उसकी चर्चा होती है अमेरिका के अंदर भी? क्यों नहीं होती भाई?
ही इज वेरी मच अलाइव। क्या हुआ उस परिस्थिति को? तो ये जो चीजें हैं, ये और अब जो कुछ किया है ये तो बिल्कुल सबके सामने ही है। जो वहां के लोग कह रहे हैं कि वो तो जो हमलावर था वो तो उस फ्लोर से पकड़ा भी नहीं गया, वो तो किसी और फ्लोर से पकड़ा गया है। तो फिर तो आपकी सारी कहानी के अंदर झोल ही झोल है। तो और अमेरिका जैसा देश, अमेरिकन सीक्रेट सर्विस, एफबीआई का चीफ वहां खुद मौके पे मौजूद, आपने दिखाया जिस तरीके से काश पटेल पीछे खड़ा हुआ है और वो महोदय हमले के बाद भी वॉर बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नैरेटिव को पलटने की, और ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति जो अपने उसके जो एजेंडा होता है उसको पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, उसकी जो प्रेस सेक्रेटरी है वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले क्यों वो लोगों को कह रही है कि आज कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं, ओपनली कहते हुए सुनी ना आपने कि आज कुछ धमाके होने वाले हैं यहाँ पर। उसके तत्काल बाद फॉक्स न्यूज को जो उसके हस्बैंड है कैरोला लेविट के, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत शांति से रहिएगा, बहुत सुरक्षित रहिएगा, कुछ गड़बड़ है। और उसके तत्काल चंद मिनटों के बाद वो सारी गोलीबारी हो जाती है। तो क्या आप इसको वैसे ही मानते हैं क्या? एक व्यक्ति का संयोग हो सकता है, दोनों का तो नहीं हो सकता। और जो ये संयोग है ये किस रूप में क्या स्वरूप ले सकता था उसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं हम सब। तो जो व्यक्ति ना तो जिसको अपनी सीक्रेट सर्विस के मान सम्मान की चिंता है, ना उसको अपनी एफबीआई की उसकी चिंता है, उसको केवल अपने एजेंडे की चिंता है। और वो अकेला ट्रंप नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, अपने यहां भी देख लीजिएगा। मेन मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं होने देंगे, कोई जैसे ही कोई मेन मुद्दा आया खट से उस पर स्टेप असाइड करके कोई पैरेलल नैरेटिव चलवा देंगे। तो ये एक नए तरीके का स्थिति है पूरी दुनिया के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह के सनकी शासक रह रह करके उसको प्रयोग करते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और लोगों को सोचना चाहिए इस पर। अब इस फॉर्मूले को बदल करके इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला देश के ऐसे जो राजनेता लोग हैं, जो ऐसे जिनको राजनीति करनी है, उन्हें नए फॉर्मूले पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बहुत खुला हुआ फॉर्मूला है और लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। लोग पूरी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं और फिर सवाल बरसाना शुरू कर देते हैं। इनसे बचना है, कुछ बेहतर ऑप्शन निकालिए। फिलहाल ट्रंप साहब की जो दिक्कतें हैं, ट्रंप साहब का जो रवैया है, वो दोनों चीजें कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।